बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार जो बीए थर्ड सेमेस्टर है यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स विषय वस्तु जिन छात्र छात्राओं ने ली हुई है अर्थात अर्थशास्त्र, उनको चैप्टर 1 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 1 में खास करके अगर बताऊं मैं तो कौटिल्य के बारे में आपको पढ़ना है। कौटिल्य के बारे में नहीं, कौटिल्य के विचारों के बारे में पढ़ना है। चूंकि आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट अर्थात आर्थिक विचारों का इतिहास, तो जाहिर सी बात है आर्थिक विचारों के इतिहास में जब हम जाएंगे तो कौटिल्य का नाम जरूर आएगा। कौटिल्य का नाम क्यों आएगा? इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक में आपको नाम से लग रहा होगा कि अर्थशास्त्र के नियमों के बारे में बताया गया है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अर्थशास्त्र के नियम तो हैं, लेकिन अर्थशास्त्र ये पुस्तक जो लिखी गई थी ये राजनीति की पुस्तक है। लेकिन राजनीति में खास करके जब भी राजनीति चलानी होगी तो उसमें आर्थिक क्रियाएं भी शामिल होंगी, इसीलिए इस पुस्तक का महत्व अर्थशास्त्र के लिए भी हो जाता है। तो आइए हम अर्थशास्त्र में बताए गए जो नियम कायदे हैं अर्थात जो चाणक्य ने अर्थात कौटिल्य ने बुद्धगुप्त ने जो बताया उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कौटिल्य के बारे में अर्थात चाणक्य जी के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। तो चाणक्य जी बात की जाति से तो ब्राह्मण थे। सबसे पहली बात जो मतलब कि ग्रंथों से पता चलता है हमको, चाहे मुद्रा राक्षस नाटक की बात करें चाहे अन्य ग्रंथों से, तो ये पता चलता है कि ये एक ब्राह्मण थे और ये घनानंद के दरबार में अमात्य के पद पर शायद रहा करते थे। और घनानंद कौन था? नंद वंश का शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक बोले तो घनानंद ही था। और हुआ क्या कि घनानंद बड़ा क्रूर और एक प्रकार से निर्दयी और एक प्रकार से प्रजावत्सल राजा नहीं था। एक प्रकार से जो है सुरा और सुंदरियों के उसमें डूबा रहता था। एक प्रकार से खास करके ये जो अपने प्रजा के प्रति सजगता या विदेश नीति के प्रति थोड़ा जो है प्रकार से वो बनाए, मतलब एक फ्लो टाइप का जो होता है कि राजा के अंदर होना चाहिए, वो खास करके घनानंद के अंदर नहीं होता। घनानंद के अंतर्गत तो होता क्या है कि कौटिल्य यानी अर्थात चाणक्य ने कुछ बात उनसे कही थी या कुछ ऐसी बातें हुई थी अलग अलग ग्रंथ, मतलब कि टीवी सीरियल्स में आप लोगों ने देखा होगा। तो कुछ हुआ था कि उनसे कुछ जो है अनबन हो गई थी। किससे किससे अनबन हुई थी? धनानंद से अनबन हुई थी। ठीक है, किसकी अनबन हुई थी भाई? चाणक्य जी की। तो चाणक्य ने कहा था, मतलब इनकी चोटी खुल गई थी, कुछ बात ऐसी थी, तो इन्होंने कहा था चोटी मैं तभी बांधूंगा जब क्या करूंगा, जब मैं तुम्हारे ही जैसे कोई राजा बना दूंगा, तुम्हारे ही समकालीन। अर्थात अखंड भारत का सपना लेकर के वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के दरबार से वापस लौट जाता है वो ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण जाता है और उसी के फलस्वरूप आप देखिएगा तो एक जो चंद्रगुप्त अर्थात गुप्त वंश की शुरुआत अगर करवाई किसी ने, सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो चाणक्य जी का ही अर्थात कौटिल्य का ही रहा है। क्यों ऐसा रहा? चूंकि कौटिल्य ने ही इनको उठाया, क्या नाम है इनका, चंद्रगुप्त को, और इनको खूब पढ़ाया लिखाया और हर तरीके से इनको पारंगत किया। 321 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। 321 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 321 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। उस समय चंद्रगुप्त नाम का एक राजा 321 ईसा पूर्व में जो है बैठा गद्दी पर, और वहीं से नंद वंश का समापन होता है। और खास करके आप देखिएगा गुप्त वंश की स्थापना हो जाती है। और कहा जाता है कि इतिहास में, खास करके भारत के इतिहास में जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो गुप्ता पीरियड को ही कहा जाता है, गुप्त काल को ही कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की है, शौर्य और इनके पराक्रम की गाथा सभी लोग जानते हैं। और इसके पीछे योगदान रहा था बहुत बड़ा चाणक्य जी का। ओके, चाणक्य नीति आज भी जो है प्रासंगिक है। वर्तमान की दृष्टि से भी देखें तो चाणक्य नीति हर एक मामले में खरी उतरती है आज भी। उस समय भी यही हाल था। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बता दूं, नाम की बात की जाए चाणक्य की तो इनका विष्णुगुप्त नाम था और चाणक्य नाम भी था, कौटिल्य नाम भी था। तीन नाम इनके मिलते हैं। चंद्रगुप्त के ये प्रधानमंत्री अर्थात मंत्री थे। 321 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है उसके बाद में मंत्री पद, इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। चंद्रगुप्त बिना मतलब कोई कार्य बिना चाणक्य से के परामर्श नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब चाणक्य ने शुरुआत में, जब ये चंद्रगुप्त राजा नहीं बने थे,
उससे पहले की मैं बात एक किस्सा सुनाने का प्रयास करूँ। किस्सा मतलब एक थोड़ी सी जनश्रुतियाँ या फिर जो कुछ भी कही जाती हैं और वास्तविकता भी रही होगी तभी जनश्रुतियाँ बनती हैं, क्योंकि वास्तविकता से कहीं ना कहीं पे ही जन कथाएं उत्पन्न होती हैं, उनसे जनश्रुतियाँ जन्म लेती हैं। तो एक कथा फेमस है कि आप देखिएगा, जैसे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और ये चाणक्य जो है, जब वो आया था सिकंदर अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर यार था, जब सिकंदर आया भारत में तो हुआ क्या कि सिकंदर जो था वो एक प्रकार से आ ही रहा था और उनको रोकने में बहुत ज्यादा योगदान था चाणक्य और चंद्रगुप्त का। ये भेष बदल बदल करके दोनों लोग उनकी सेना में जाकर के उनकी सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे थे उस समय। ठीक, मतलब चूंकि अगर वो आ जाएगा, उसने शासन कर लिया, तो फिर थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से इनको भी जो है पूरा का पूरा अखंड भारत का सपना इनका था, चाणक्य जी का, तो उसको भी पूरा करना था। कई सारे रीजंस थे, तो इन्होंने ही सेना का मनोबल तोड़ा था। कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर के किसके सेना का मनोबल तोड़ा था भाई? तो सिकंदर के। और कहीं ना कहीं पे जो सिकंदर का जो वो था सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसको ये भनक लग गई थी कि कुछ बात जरूर है, कुछ गड़बड़ जरूर है। और इसी के लिए जब सिकंदर वापस लौट जाता है भारत से, उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर जो होता है वो आता है आक्रमण करने के लिए भारत पर, और जब उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए वो आता है सिकंदर, तो क्या होता है उस समय जो है भारत प्रशासन कौन कर रहा था एक अखंड भारत के रूप में? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था, चाणक्य की बुद्धि से चल रहा था। चाणक्य ने और इन दोनों ने मिलकर के सेल्यूकस निकेटर का सामना किया, सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से पराजित किया। और जब बुरी तरह से सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया, तो चाणक्य जी ने एक दिमाग लगाया कि दोबारा से ये यवन लोग जो है आक्रमण ना कर सकें, इसके लिए इनसे थोड़ा सा संबंध अच्छा बना ले। अर्थात क्या किया, सेल्यूकस निकेटर की एक बिटिया थी, अर्थात उनकी एक कन्या थी, लड़की थी, और हेलेना नाम था शायद, तो उसका विवाह जो है किससे करवा दिया? उसका विवाह करवा दिया भाई चंद्रगुप्त मौर्य से। क्यों करवा दिया? चूंकि अब उसका संबंध बन चुका नातेदारी का। नातेदारी व्यवस्था के द्वारा इन्होंने क्या किया, चाणक्य ने मधुरम में संबंध स्थापित कर लिया, और अब यमन वाला संकट जो लगातार बना रहता था वो खत्म हो गया, एक संकट से उभरे। और ये भी कारण था इनके अखंड राज बनने का कहीं ना कहीं पे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, बड़े दिमाग का प्रयोग करते हुए चाणक्य और की सूझबूझ से, चंद्रगुप्त के शौर्य और पराक्रम से कहीं ना कहीं पे गुप्ता सम्राट मतलब गुप्त साम्राज्य में बहुत ज्यादा विकास हुआ। अखंड भारत का निर्माण जो सपना था वो पूरा करने का प्रयास किया। इनके समय में सीमाएं फैली हुई थी, इनके बाद में भी सीमाओं का जो है ही मतलब लोगों ने बढ़ाया। इनके जो पूर्वज लोग आए, मतलब सॉरी इनके जो कहीं ना कहीं पे जो इनके बाद में आए राजा से प्रशासक, वो लोग करते रहे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हालांकि ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो कि मैंने बता दी। इनकी पुस्तक है, सबसे फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र कौटिल्य की। अर्थशास्त्र नाम से पता चलता है कि इकोनॉमिक्स की पुस्तक है, लेकिन इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, ये राजनीति से रिलेटेड पुस्तक है। लेकिन राजनीति का एक पक्ष इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इकोनॉमिक विचार इसमें भी दिए गए हैं। उन्हीं विचारों पर हमको चर्चा करनी है। आइए थोड़ा सा सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो पुस्तक है केवल अर्थ का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि उसमें राजनीति, नीति शास्त्र, दंड नीति तथा वार्ता आदि का वर्णन भी मिलता है। अर्थात ये एक विषय का ग्रंथ नहीं था, इसमें उस समय की जो समकालीन समस्याएं थी उनकी समाधान को लेकर के, इसके अलावा उस समय के जो है राजकाज कैसे चलाया जाए, आर्थिक जो है चीजों को, जो क्रियाकलाप है उनको कैसे नियंत्रित रखा जाए, या किस प्रकार से दंड विधान बनाया जाए, तमाम प्रकार राजा का एक कर्तव्य क्या होना चाहिए, सब चीजों के बारे में कौटिल्य ने यहाँ पर मेंशन किया। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया। अर्थशास्त्र की बात किया, जो पुस्तक है ये 15 अध्यायों में बटी हुई है। कितने अध्याय में पुस्तक बटी हुई भाई? ये पुस्तक जो है कौटिल्य की, ये 15 अध्यायों में बटी हुई, अर्थात 15 अध्याय में पुस्तक बटी हुई है। ठीक है, विभक्त है, जो कि राज्य के शासन के बारे में हमको जानकारी देती है। इसके अलावा मतलब राज्य का शासन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में, उद्योगों के प्रबंध के बारे में, कौन से उद्योग करने चाहिए और उद्योगों का प्रबंध हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा भूमि के सुधार के बारे में, भूमि में सुधार करने के लिए खास करके बताया गया कि जो राजा हैं
उनको कहीं ना कहीं पे 300 से 400 लोगों का एक गांव बनाना चाहिए उस स्थान पर जो कि बंजर जमीन हो। अर्थात बंजर जमीनों पर नौ कृषि करने का एक प्रकार से सूत्रपात करने का प्रयास जो किया वो कौटिल्य के माध्यम से किया गया। भूमि सुधार एक प्रकार से करवाने का प्रयास किया गया, क्योंकि जहां पर बंजर जमीनें थी वहां पर गांव बसा दिया जाए, अपने आप ही वो भूमि उपजाऊ हो जाएगी, इनका मानना था। इसके अलावा व्यापार पर भी इन्होंने बड़ा जोर दिया। व्यापार पर कर भी आयात पर निर्यात पर था, इनके में थोड़ा थोड़ा कम कर था। तो सभी चीजों के बारे में बताया था। अभी जब नीतियों में समझेंगे तो हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सेना की बात की जाए तो सेना के बारे में, सेना कैसी होनी चाहिए और कितने प्रकार की सेना, सभी के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। हालांकि इन सभी के बारे में हमको विस्तार चर्चा नहीं करनी है। विदेशी नीतियों के बारे में भी कि विदेशों से कैसी नीति होनी चाहिए। आप देखिएगा विदेशों से ऐसी नीति बना ले ताकि वो दोबारा से युद्ध करने पर मजबूर ना हो सके, अर्थात बिना युद्ध किए ही अपने आप को संपूर्ण एक प्रकार से प्रभुत्व संपन्न घोषित करना, ये भी एक नीति का ही एक अंग था। विदेशी नीति में खास करके कूटनीति और सभी का प्रयोग करने वाले चाणक्य बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जो है उभर करके आते हैं खासकर के भारतीय इतिहास में, और आज तक भी इनके विचार प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेशी नीति इनकी ठीक ठाक थी। इसके अलावा करारोपण की अगर बात की तो अभी हम समझें करारोपण के बारे में, ठीक है। तो इन सभी के बारे में इनकी पुस्तक में अर्थशास्त्र में बताया गया, 15 अध्याय में पुस्तक बटी हुई है। इसके अलावा श्रमिक गण के बारे में बताया गया है। तो इन सभी से संबंधित तमाम प्रकार की बातों का मेंशन इनकी 15 अध्यायी अर्थशास्त्र में वर्णित है। तो इसके बारे में हमको समझना है, ठीक। तो अब थोड़ा सा हम जानेंगे कौटिल्य के प्रमुख आर्थिक विचार, कौन कौन से आर्थिक विचार इनके हैं, उसको समझने के बाद में हम इनका मूल्यांकन करेंगे और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लगभग अभी थोड़ा लंबी वीडियो मिलेगी आपको, चूंकि इनके आर्थिक विचारों की बात की तो कई सारे आर्थिक विचार हैं। जैसे कि बात की जाए, पहला विचार इनका आर्थिक है करारोपण, यानी कि इन्होंने कर के बारे में क्या क्या चीजें बताई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। कर के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि भूमि कर कृषि उत्पादन के, यानी कि भूमि कर जो होना चाहिए कृषि के उत्पादन का या कृषि उत्पादन का छठा भाग होना चाहिए, अर्थात जितना उत्पादन हो उसका छठा भाग कर के रूप में देना चाहिए। अर्थात बात ये मान लेते हैं जितना भी उत्पादन हो, मान लेते हैं कितना उत्पादन हुआ, ठीक है, जैसे 100% आपका उत्पादन हुआ, 100 किलो कोई चीज उत्पादन हुई, तो इसका छठा भाग मतलब समझ रहे हैं ना, छठा भाग मतलब क्या होगा, छठा भाग होना चाहिए, यानी कि 1/6 से भाग कर दो, कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, 6 से भाग करेंगे तो इस प्रकार से छठा भाग 1/6 इससे गुणा, तो यानी कि 100 का छठा भाग आपको मतलब यहाँ पर देना होता था, यानी कि लगभग 6% के आसपास मेरे हिसाब से छठा भाग का मतलब यही होता है कि 6%, यानी कि 100 रुपए कमाओ तो 6 रुपए आपको कर के रूप में देना होता था, छठा भाग। इसके अलावा बाहर से आने वाले माल पर आयात कर तथा चुंगी कर की व्यवस्था की गई थी, अर्थात जो भी कोई माल जो है बाहर से अगर व्यापार करता है कोई व्यक्ति, कोई माल बाहर से आयात यानी खरीदा जाता है तो उस पर जो है कर, यानी कौन सा कर, आयात कर लगाया जाता था और चुंगी कर भी लगाया जाता था, यानी शुल्क भी लगता था। 2 प्रकार के करों की बात बाहर से आने वाले माल पर लगाई जाती थी। इसके अलावा नदी तथा पुल के उपयोग पर भी आप देखेंगे, सड़कों और वनों के प्रयोग पर आप देखेंगे, नदी, पुल, सड़क, वन, इन सभी के प्रयोग पर भी कर का आदेश दिया गया था। ज्यादा कर नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत कर इसमें भी रखा गया था। इसके अलावा बात की जाए उद्दक भाग सिंचाई कर का नाम था, अर्थात सिंचाई पर भी सिंचाई पर कोई भी व्यक्ति सिंचाई करेगा तो उससे सिंचाई कर भी लिया जाएगा, अर्थात जो है पर्सनल यानी व्यक्तिगत सिंचाई पर भी कर रखा गया था, कर की व्यवस्था की गई थी। उद्दक भाग जो था सिंचाई कर का ही एक नाम था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ये बनता है कि मतलब सिंचाई कर का क्या नाम था कौटिल्य के अनुसार, तो उद्दक भाग कहा जाता था उसको, ओके, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्पादन कर तथा निर्यात कर ये सब भी अन्य कर के रूप में विद्यमान थे करारोपण में। तो इस प्रकार से कर की व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने बताया था अपनी अर्थशास्त्र में, ओके। इसके अलावा बात की दूसरा जो इनका आर्थिक विचार है श्रम संबंधी विचार। श्रम संबंधी विचार की बात की तो इनमें पहली बात यह है कि मजदूरी वस्तु के गुण तथा मात्रा के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात कितना मजदूरी जो है में कितनी, यानी वस्तु की क्वालिटी क्या है उसके हिसाब से, और वस्तु की मात्रा क्या है, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के हिसाब से कर मतलब की मजदूरी देनी होती थी। तो श्रम करने वाले व्यक्तियों को, अर्थात मजदूरी देने के लिए सबसे पहले वस्तु की क्वालिटी क्या है, यानी गुण क्या है, मात्रा अर्थात क्वांटिटी क्या है वस्तु की,
तो उसके आधार पर फिक्स की जाती थी हाँ कि कितनी मजदूरी होगी। इसके अलावा छुट्टियों के दिनों की अगर बात की जब छुट्टी चल रही होती है खास करके, अगर उन दिनों कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से काम करवाता है, मजदूरी करवाता है, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए, अर्थात अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। इस बात के बारे में भी इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मजदूरी लेकर काम ना करने वाले व्यक्तियों के लिए उनका अंगूठा काट देना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति अगर मजदूरी ले लिया और काम सही तरीके से नहीं किया, काम नहीं किया मजदूरी लेने के बाद में, तो उनको उनका अंगूठा काट दे ताकि वो अच्छे तरीके से फिर दोबारा काम करने के योग्य ही ना बचे। ठीक, ये मानना था। इसके अलावा जो है इनकी और बात थी, जैसे कि कौटिल्य ने वृद्धावस्था की पेंशन के बारे में भी मतलब एक मेंशन किया आपने उसमें, यानी पेंशन भी मिलनी चाहिए वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था पेंशन और पुरस्कार, यानी वृद्धावस्था जब व्यक्तियों की हो जाए तो पेंशन और पुरस्कार मिलना चाहिए, यानी जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं उनको। इसके अलावा इन्होंने मजदूरी ना देने पर, अर्थात कोई व्यक्ति के अगर कोई मजदूर काम कर देता है और वह व्यक्ति मजदूरी नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अर्थात जिसने काम करवाया है उस पर जुर्माना लगेगा और पैसे देने पड़ेंगे उसको। इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, खास करके श्रम संबंधी विचार के रूप में। तो करारोपण आपने समझा और श्रम संबंधी विचार समझा, तो इतना लगभग आपने समझ लिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तुरंत मैं आ रहा हूं इसके जस्ट बाद। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग फटाफट से। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हमको और भी विचार जो इकोनॉमी से संबंधित दिए थे किसने, कौटिल्य ने, उसके बारे में भी जानना है। जैसे कि अगर बात करें हम, तीसरा जो इनका इकोनॉमी से संबंधित जो विचार था वो कृषि से रिलेटेड था। कृषि में इन्होंने कहा कि कृषि मुख्य रूप से कृषि में तीन चीजें उस समय आ रही थी, तीन धंधे थे, जैसे कृषि, दूसरा पशुपालन और तीसरा वाणिज्य अर्थात व्यापार। या तो लोग कृषि करते थे उस समय के, या फिर पशुपालन करते थे, और या तो व्यापार करते थे यानी वाणिज्य करते थे। तो ये तीन चीजें थी उस समय आय के लिए खास करके। ओके, मतलब कि लोगों के, वहां की जनता की, प्रजा की। दूसरी बात है कि बेकार भूमि पर राजा का अधिकार हुआ करता था, और जिस पर राजा का अधिकार होता था, इस बेकार भूमि पर राजा 300-400 लोगों को भेज करके एक गांव बसाने का प्रयास करता था। और उस गांव चूंकि इसलिए बसाता था चूंकि भूमि का सुधार हो सके और ये बेकार भूमि अच्छी भूमि में तब्दील हो सके, इसीलिए ये भूमि राजा का अधिकार इस पर हुआ करता था, कौटिल्य ने बताया। और राजा के अंडर में होती थी, तो राजा जब क्या करता था, कुछ लोगों को वहां पर बसा दिया करता था ताकि वो भूमि क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, और वहां पर भी उपजाऊ यानी उर्वरक क्षमता उसकी धीरे धीरे बढ़े। जब लोग रहेंगे तभी ना वहां पे खेती होगी, तभी वहां पे जो है हर तरीके से भूमि की मदद हो सकेगी। इसके अलावा इन्होंने राजा को कहीं ना कहीं पे बीज तथा मतलब राजा को बीज और बैल, यानी कि बीज यानी खेत में बोने के लिए बीज और बैल ये मुहैया करवाना चाहिए, अर्थात राजा को, जो प्रजा है, जो किसान है इनके राज्य के, उनके लिए बीज का और बैल की सहायता देनी चाहिए राजा को। इसके अलावा ऋण का भी विधान करना चाहिए, ताकि अगर किसी के पास पैसा नहीं तो वो कर्जा लेकर के, ऋण लेकर के खेती करे, और ऋण लेकर के जब खेती करे उसके बाद में फिर वो कर्जा अपना बाद में जब उसकी फसल तैयार हो तो वो चुका दे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये कौटिल्य ने कहा। इसके अलावा कहा कि समय समय पर क्या होना चाहिए, कर में छूट दी जानी चाहिए, अर्थात कर जो लगाया जाता था, चाहे सिंचाई पर कर हो और चाहे वो मतलब कि कृषि पर कर हो या किसी चीज पर कर हो, तो समय के साथ साथ यानी समय समय पर कुछ मामलों में कर कम कर देना चाहिए, अर्थात कर में छूट देनी चाहिए, ताकि लोग जो है उसके प्रति ज्यादा वो ना हो सके कि कर लगेगा और जितना कमाया वो सब निकल जाएगा, तो ऐसा फीलिंग ना हो सके। इसके लिए कर में छूट दें ताकि लोग काम करने के लिए उत्सुक हो और कार्य करने के लिए उनका जो प्रेम है वो और प्रगाढ़ होता जाए। इसलिए समय समय पर कर में छूट देनी चाहिए राजा को, ये बात भी इन्होंने बताई। इसके अलावा इन्होंने कहा कि दान दी गई भूमि पर कर नहीं लगना चाहिए, अर्थात नहीं लगता था उस समय। इन्होंने कहा क्या, किसने, कौटिल्य ने, कि जो दान में दी गई भूमि होती है, अर्थात राजा ने किसी को मान लेते दान दे दिया, अब उस पर कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो उसको कर नहीं देना पड़ता था, मुक्त, यानी अर्थात चूंकि वो व्यक्ति, चूंकि उसके पास खेती नहीं था तो किसी तरीके से राजा से इधर उधर से करके उसने पाया था, तो अब राजा क्या करेगा कि उस पर कर नहीं वसूलेगा। जो कृषि कर होता था
वो कर अब राजा उससे नहीं लेगा। इस बात पर जो है ये बात कही थी किसने? कौटिल्य ने। इसके अलावा कौटिल्य ने कहा कि बंजर भूमि जो हो, बंजर भूमि पशुओं के लिए होनी चाहिए, अर्थात जो बंजर भूमि हो जिस पर कुछ ना होता हो उस वो पशुओं के लिए छोड़ दे, ताकि वहां पर घास फूस जमे और वहां पर पशु चर सके, यानी पशु के लिए चारागाह की व्यवस्था यहाँ पर हो सके। इस प्रकार से जो है उन्होंने बताया, मतलब बहुत सूक्ष्म अवलोकन किया कि जो पशु हैं, चूंकि जब बंजर भूमि रहेगी ना तभी पशु वहां पर चर सकेंगे, अर्थात जो बंजर भूमि है उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, राजा का अधिकार होगा और पशुओं के लिए होगी। और अगर राजा चाहे तो उसको भूमि सुधार के लिए वहां पर मतलब कि आदमियों को बसा सकता है। ठीक, ये बात कही गई थी। इसके अलावा राजा को भी पशुपालन करना चाहिए, ऐसा राजा इनका मानना था, यानी कि राजा को भी पशुपालन करना चाहिए। ये किसका मानना था? ये कौटिल्य ने कहा था। तो इस प्रकार से ये कृषि संबंधित जो है कुछ विचार थे जो कि मैंने बताए। इसके अलावा बात यह कौटिल्य ने कहा कि वनों की उपज को लेकर के भी इनके विचार हैं। कौन कौन से विचार? जैसे कि द्रव्य वन, इनमें मतलब खास करके दो वन हुआ करते थे इनके समय में। एक तो द्रव्य वन, यानी ऐसे वनों का विकास किया जाए जिसमें ईंधन, जिससे ईंधन प्राप्त हो, लकड़ी मिल सके और औषधि मिल सके, वो वन। और दूसरे वे वन जिसको हस्ती वन कहा जाता था। हस्ती वन मतलब होता है जहां पर हाथी रह सके, अर्थात हाथियों की रहने की व्यवस्था उस वन में होती थी। क्योंकि हाथी उस समय टैंकों का काम करते थे, जो आज के युग में जो टैंक का काम हो रहा है, यानी टैंक जो काम कर रहे हैं, पहले के युद्ध में हाथियों का काम होता था। तो कौटिल्य ने कहा था कि जंगल दो प्रकार के होने चाहिए, एक वे जंगल लगाए जाए जिससे क्या हो, औषधि मिल सके, ताकि कोई बीमार हो तो उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसका इलाज हो सके, और ईंधन मिल सके, अर्थात खाना पकाने के लिए ईंधन की व्यवस्था हो सके। तो दो प्रकार के वन, तो पहले वन में ईंधन मिले और औषधि मिली, ईंधन और औषधि के लिए पहला वन, ठीक, जिसको क्या कहा जाता था? जिसको द्रव्य वन कहते थे। ठीक, यानी कि मटेरियल से प्राप्त होता द्रव्य वन। दूसरा हस्ती वन, हस्ती माने होता है हाथी, तो हाथियों के रहने का स्थान, यानी हाथियों के रहने की व्यवस्था इस वन में की जाती थी ताकि वहां पर हाथी रह सके। क्योंकि हाथी के लिए एक विशेष प्रकार की वनस्पतियां, विशेष प्रकार के वन की आवश्यकता होती थी, तो इसीलिए वहां पर इस प्रकार की चीजों के बारे में बताया। चूंकि हाथी का होना युद्ध में बहुत आवश्यक होता था और इसीलिए कौटिल्य ने पहले से निर्धारित कर दिया था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। वही जो पांचवा इनका आर्थिक विचार है वो व्यापार से रिलेटेड है। व्यापार को लेकर के उन्होंने कहा कि राज्य का नियंत्रण व्यापार पर आवश्यक है, अर्थात राज्य का जो देश है यानी राजा है उसका नियंत्रण होना चाहिए किस पर? व्यापार पर, अर्थात व्यापार मुक्त नहीं होना चाहिए, व्यापार पर नियंत्रण होना चाहिए किसका? राज्य का। ओके, इसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे, पंडाध्यक्ष। ठीक है, तो पंडाध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए, ये कौटिल्य मानते थे और ये होती भी थी उस समय। इसके अलावा देसी माल पर 5% और विदेशी माल पर 10% लाभ की व्यवस्था ये पांड्याध्यक्ष ही किया करते थे। तो इस प्रकार से देसी माल पर 5% और जो विदेशी माल होते थे, विदेशी वस्तुएं, उस पर 10% की लाभ की व्यवस्था राज्य करता था, रखता था। ठीक, इसके अलावा नियंत्रित मूल्य से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति एमआरपी जो आज होता है, एमआरपी से ज्यादा अगर आप जो है जब किसी चीज को खरीद, जैसे कोई जो है मिनिमम रिटेलर प्राइस जो होती है उससे अगर अधिक मूल्य पर कोई व्यक्ति कोई सामान बेचता है तो उसके खिलाफ आप दंड मतलब कि एक प्रकार से प्रक्रिया होती है, अर्थात नियंत्रित मूल्य से ज्यादा लेने पर 1000 पण का दंड था। यानी पण क्या होता था? चांदी के सिक्के होते थे पण के रूप में, तांबे के, तो उन्हीं को दिया जाता था। ठीक है, पण अर्थात रुपया, जिसको हम आज रुपया कहते हैं उसी को पण कहते थे पहले। तो पण यानी कि 1000 पण का दंड प्रधान था, मतलब कि दंड की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति नियंत्रित मूल्य अर्थात राजा ने निर्धारित कर दिया कि हाँ ये फसल इतने की है, ये वस्तु इतने की है, तो उससे अगर ज्यादा मूल्य कोई व्यक्ति लेते हुए पकड़ा आता था तो उस पर 1000 पण का दंड दिया, मतलब कि जुर्माना लगता था। ये व्यवस्था इन्होंने की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था का विधान था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? मिश्रित माने कि जैसे आज चल रही भारत की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ठीक इसी प्रकार से यानी कुछ संसाधन पर राज्य का अधिकार हो, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हो जिन पर निजी पूंजीपतियों का अर्थात निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, अर्थात प्राइवेट एंड जो है एक प्रकार सरकारी, दोनों प्रकार की चीजों पर इन्होंने बल दिया। किसने? कौटिल्य ने। ठीक, तो यानी मिक्स्ड इकोनॉमी पर मतलब की बात करी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विधान रखा। इसके अलावा कौटिल्य की व्यापार संबंधी बात की तो विदेशी व्यापार पर भी
राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, इन्होंने कहा। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति हो और वो विदेश में जाकर के व्यापार कर रहा है तो उस पर भी कहीं ना कहीं पे राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, ये बात उस समय इन्होंने कही थी। आप देखिएगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह भारत में आती है तो उस पर भी 15 साल के लिए वहां ब्रिटेन की शासन से, ब्रिटेन की सत्ता से पहले 15 वर्षों के लिए ही आई थी यहाँ पर पूर्वी देशों में शासन करने के लिए। धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, 15 से और फिर बाद में 15 साल फिर और इस प्रकार से वो बढ़ते रहे। और बाद में देखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भारत पर शासन कर रही थी, अब शासन कौन करने लगा था? अब शासन करने लगा था भाई, अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो अब शासन 1757 ईस्वी से मुख्य रूप से और 1857 ईस्वी तक शासन बहुत धड़ल्ले के साथ किया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बट जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता तभी इसका चरम आता है। और जब 1857 ईस्वी का समय आता है तो उस समय एक क्रांति होती है, प्रथम स्वाधीनता या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का, मतलब कि 1857 की क्रांति के नाम से जाना आता है। ठीक, तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटिश शासन ने क्या कर दिया, जो जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके हाथों से क्या कर लिया, शासन को छीन लिया। और अब भारत पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया किसने? ब्रिटिश सत्ता ने, ब्रिटिश क्राउन ने, ओके, ब्रिटिश ताज ने। अब वहां पर बैठ करके ब्रिटेन के संसद में भारत के बारे में कानून बन रहे हैं, भारत को चलाने के लिए कानून ब्रिटेन में बैठ करके लोग बना रहे हैं कि भारत पर शासन कैसा होगा। 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें चीजें बताई गई थी। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अर्थात अगर बात करें तो विदेशी व्यापार पर भी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, पहले ही इन लोगों से बताया था किसने? कौटिल्य जी ने। ओके, तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। इसके बाद में अगर बात की यातायात के बारे में तो कौटिल्य ने यातायात के बारे में कहा था कि यातायात के दो साधन, नदियों से यातायात हुआ करते थे या फिर सड़कों के माध्यम से। लेकिन कौटिल्य जो है ये भूमि मार्ग का अधिक लाभदायक बताते थे कि भूमि से अगर यात्रा होती है तो ज्यादा बेटर होती है, ज्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। ठीक, इन्होंने कहा था। इसके अलावा यात्रा जो होती थी वो सार्थ अर्थात कारवां के द्वारा की जाती थी, यंत्र था। तो यात्रा किसके द्वारा होती थी? सार्थ अर्थात कारवां के द्वारा होती थी। और इसके अलावा सड़कों के निर्माण एवं यात्रा की सुरक्षा, मतलब कि सड़कों का निर्माण करना हो तो सरकार करेगी। यात्रा की सुरक्षा का भार ये सब भी किस पर नियुक्त होता था? ये सब राज्य का ही भार था, अर्थात राज्य ही क्या करता था? राज्य ही सड़कों का निर्माण करवाता था और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी लोगों की राज्य पर ही। ओके, ये किसने बताया था? यातायात के नियमों के बारे में बताया किसने? कौटिल्य महोदय ने। इसके अलावा इन्होंने मुद्रा के बारे में बताया था कि इसके निर्माण के लिए टकसालें होती थी, यानी जो मुद्रा को बनाती थी। ठीक, इसके लिए जो टकसालें बनाने के, मतलब टकसालों के मालिक या टकसाल चलाने वाले होते थे उस अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। और ये लोग सिक्के छापते थे, पण सिक्के चलते थे, तांबे के और चांदी के सिक्के भी यहाँ पर चलने का प्रचलन था। ठीक, ये चीजें ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा बात की जाए, आपका मैंने शुरू में क्या बोल दिया था, शायद मैंने लगता है कि शुरू में मैंने जो है गुप्त वंश बोल दिया था। क्या गुप्ता पीरियड जो है इस समय चंद्रगुप्त के समय काल में शायद। चलिए, वो इतिहास का टॉपिक है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, इतिहास में उसको आप हमको पढ़ना नहीं, इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य उसका इतिहास पूरा नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ना है हमको, कौटिल्य के इकोनॉमिक विचारों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर वो मैंने कुछ बोल दिया होगा तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि ये गुप्त वंश का, तो वो ध्यान मत दीजिएगा वहां पर ज्यादा, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा गुप्त वंश, मौर्य वंश था वो। ठीक है, जो मैंने बताया था वो मौर्य वंश, क्योंकि नंद वंश के बाद में आप देखिएगा मौर्य वंश का शासन आता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त, मतलब मैंने वो गुप्त बोल दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गुप्त वंश बोल दिया था, वो मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश तो स्कंद गुप्त ये सब आए हैं, समुद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, समुद्रगुप्त 100 से अधिक युद्ध लड़ा था, नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना की जाती है जो है समुद्रगुप्त की। और इसके अलावा आपने जो है स्कंद गुप्त नाटक पढ़ा होगा। ठीक है, किसका स्कंद गुप्त नाटक है भाई, किसका है नाटक बताइए सभी लोग? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो ये सब, तो वहां पर मैंने गुप्त वंश बोल दिया था, स्वर्ण काल बोला जाता है उसको, तो बिल्कुल इतिहास का स्वर्ण काल गुप्ता पीरियड को बोला जाता है। लेकिन ये मौर्य वंश था। ठीक है, नंद वंश के बाद में मौर्य वंश आता है।
ठीक। तो ये वहाँ पर थोड़ा सा जो शुरुआत में मैंने बोल दिया था वो फ्लो में निकल गया था, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, परेशान मत होइएगा उसके लिए। अभी मुझे ध्यान आया तुरंत, तो इसीलिए मैंने क्या बोल दिया था, गुप्त शायद बोल दिया था, मुझे लगा अभी, ठीक है, तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मुद्रा की बात की है तो मुद्रा के लिए टकसालें हुआ करती थी और इसके जो अधिकारी होते थे उनको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। और खानों की बात की तो खानों का प्रबंध भी था। खान मतलब क्या, जो कारखाने नहीं, जो खदानें हुआ करती थी, जो जिसमें खुदाई के द्वारा हमको जो धातुएं मिलती थी वो खाने, तो खानों पर राज्य का ही अधिकार था, अर्थात जो भी, क्योंकि राज्य का अधिकार इसीलिए था क्योंकि वहां से अच्छी अच्छी वस्तुएं हमको प्राप्त होती थी। तो खानों पर किसका अधिकार था भाई, खानों पर किसका अधिकार था, जो है राज्य का अधिकार हुआ करता था। और खानों से कुल मिलाकर के 12 प्रकार की आय हो सकती थी, ऐसा कौटिल्य ने बताया था। इसीलिए तमाम प्रकार की चीजें निकलती थी, सोना चांदी की वस्तुएं उस समय अधिक मात्रा में निकल रही थी, ठीक है, तो इसीलिए राज्य का अधिकार वहां पर रखा गया था। इसके अलावा उद्योगों की बात की जाए, अगर उद्योगों की बात की जाए तो वस्त्र उद्योग उस समय हुआ करते थे, ठीक है। रथों का निर्माण के लिए व्यक्ति हुआ करते थे, रथ बनाने वाले, हथियार बनाने वाले, सेना के लिए हथियार बनाते थे, सेना के लिए वस्त्र बनाते थे, रस्सियों का निर्माण करना हुआ, गाड़ियां बनाना हुआ, इस प्रकार की चीजों का निर्माण करते थे उस समय के खास करके उद्योगों में। ये सारी चीज शामिल थी। उद्योगों में क्या क्या था, वस्त्र उद्योग, रथ निर्माण का उद्योग, सेना के लिए हथियार बनाना, रस्सियों का निर्माण करना, गाड़ियों का निर्माण करना, ये सब चीज। इसके अलावा जो आपका 10वां विचार था इनका, उसमें अन्य विचार आते जैसे कि कौटिल्य ने दासों, नौकरों और नौकर को भृत्य कहा जाता था उस समय, तो इन सभी को, और मजदूर, यानी कि दास, नौकर और मजदूर ये सब काम करते थे उस समय, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो इस प्रकार से कौटिल्य के ये कुछ आर्थिक विचार थे जो कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब थोड़ा सा और एक चीज बची हुई है, इसका मूल्यांकन थोड़ा सा हम कर लेंगे 2-3-4 पहलुओं के बारे में। तो आप सभी लोग थोड़ा सा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम तुरंत जो है आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसका मूल्यांकन कर ले, उसके बाद में फिर आपका चैप्टर समाप्त होगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ओके, तो चीज़ें आपकी समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपकी समझ में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया आपका। चलिए, तो थोड़ा सा अब इसके हम आखिरकार जब हमने इनके आर्थिक विचारों को जान लिया कौटिल्य के, तो अब हम थोड़ा सा इनके आर्थिक विचारों का मूल्यांकन करेंगे कि आखिरकार इनके विचार किस हद तक या फिर क्या क्या चीजें हमको जानकारी देते हैं और उनको हम किस प्रकार से वर्तमान में प्रासंगिक मान सकते हैं, या फिर इनके विचारों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे कौटिल्य के अर्थात चाणक्य के। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात निकल करके आती है, हमने इतना अध्ययन किया, सबसे पहली बात क्या निकल करके हमारे समक्ष आई कि अर्थशास्त्र जो इनकी विषय वस्तु है अर्थात इनका पुस्तक है, ये एक विशाल शास्त्र है। क्या है, अर्थशास्त्र एक विशाल शास्त्र है जो इनकी पुस्तक है। वार्ता इनमें थोड़ा सा उसका छोटा सा भाग होता है। वार्ता क्या है, इस अर्थशास्त्र का छोटा सा एक भाग है। अर्थनीति दंड नीति का ही एक अंग होता है, अर्थात अर्थनीति जो होती है ये दंड नीति का एक अंग होती है, ठीक। और इन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र इनका एक विशाल शास्त्र है, वार्ता जो है उसका छोटा सा भाग है। ये अर्थशास्त्र का ही एक छोटा सा भाग होता है वार्ता, और खास करके जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें वार्ता के बारे में विशेष स्थान है। वार्ता पर विचार मतलब दिया गया है, आर्थिक विचार दिया गया कौटिल्य के द्वारा। तो वार्ता एक प्रकार से अर्थशास्त्र की ही भांति एक छोटी सी एक प्रकार से एक इकाई मान सकते हो, जैसे इकोनॉमिक्स एक विषय है तो वार्ता एक इकाई मान सकते हो उसका, तो इस प्रकार से है। दूसरी बात ये निकल करके हमारे समक्ष आती है कि उनका दृष्टिकोण अर्थात कौटिल्य का, चाणक्य का दृष्टिकोण जो रहा है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण रहा है। किसी भी मुद्दे को लेकर के व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, सैद्धांतिक में नहीं जाते हैं ज्यादा। अर्थात अगर देखेंगे इनके विचारों को तो सिद्धांतों की विवेचना करने में नहीं पड़ते हैं, ये विवेचना में नहीं फंस जाते हैं कि एक ही सिद्धांत की विवेचना में फंस गए। ये क्या करते हैं, व्यवहारिक नियम देते हैं। उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक है, जो एक प्रकार से इंप्लीमेंट कर सके हम दैनिक जीवन में, यानी व्यवहार में आने वाला नियम इन्होंने दिया है, सिद्धांतों वाला नियम नहीं दिया है। यानी सिद्धांतों के विवेचन में ये नहीं फंसे थे, व्यवहारिकता में फंसे थे, यानी व्यवहारिक नियम इन्होंने दिए। तीसरी बात ये निकल करके आती है कि कौटिल्य ने नैतिकता और भावुकता को राज्य और अर्थ के संचालन से अलग रखा।
क्योंकि जब भी राज्य के संचालन में नैतिकता की बात हम करेंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी इसी तरीके से। और बात अगर हम भावुकता की करेंगे, इमोशन एंड मोरल चीजें, इससे अलग रखा राज्य को इन्होंने, अर्थात राज्य के कामकाज में या राज्य के कामकाज में और अर्थ के संचालन में, चाहे राज्य का कामकाज हो चाहे वो अर्थ का संचालन करना हो, उसमें इमोशन और मोरल चीजें नहीं होनी चाहिए, अर्थात मोरलिटी और इमोशन नहीं होना चाहिए। नैतिकता और भावुकता को अलग रख करके तब कोई व्यक्ति आर्थिक चीजों का निर्णय ले सकता है, तभी वो न्यायिक प्रक्रिया का सही तरीके से निर्णय ले सकता है। अर्थात राज्य अलग रखा, राज्य को इन दोनों चीजों से, किसे नैतिकता और भावुकता से, इनके चीजों को पढ़ने के बाद में पता चलता है। इसके अलावा चौथी बात ये निकल करके आती है हमारे समझ की कि कौटिल्य ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही, जिसमें राज्य का अधिक से अधिक योगदान हो, और मतलब इस प्रकार की व्यवस्था थी। क्या थी कि कौटिल्य ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की जिसमें राज्य का अधिक से अधिक योगदान हो, उस प्रकार की व्यवस्था करी थी इन्होंने। ठीक है, अर्थात राज्य का अधिक से अधिक योगदान तो रहे, लेकिन कुछ निजी लोगों का भी कहीं न कहीं पे योगदान हो, ऐसा इन्होंने माना। तो ये कौटिल्य ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाया, ये मान करके चलो। पांचवी बात ये निकल करके आती है, इनके मूल्यांकन को अगर हम करें, ठीक, क्या निकल करके आती है कि ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध उत्पादन की बातें चाणक्य ने करी है, अर्थात कौटिल्य ने क्या करी है, योजनाबद्ध उत्पादन की बात करी है। योजनाबद्ध तरीके से किसी भी चीज का उत्पादन किया जाना चाहिए, उत्पादन पर इस प्रकार से जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, तो उत्पादन योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा छठवीं बात ये निकल करके आती है इनके मूल्यांकन में कि कौटिल्य ने एक क्रांतिकारी विचार रखा है। उन्होंने अर्थ को प्रथम पुरुषार्थ कहा है और अन्य पुरुषार्थों को इसके अधीन बताया। किसके अधीन? अर्थ के। अर्थात चार पुरुषार्थ होते हैं, कौन कौन से चार पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इंपॉर्टेंट सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट सबसे आपका जो है धर्म माना जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है, और कर्म भी माना, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन कौटिल्य ने किसको माना? अर्थ को माना। क्योंकि अर्थ है तभी आप धर्म का पालन कर पाएंगे और तभी आप काम की पूर्ति कर पाएंगे। अर्थात जो जीवन की इच्छाएं होती हैं उसको काम कहते हैं। तो जीवन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए और धर्म पर चलने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी इन तीनों का सही तरीके से संचालन कर पाएंगे। तो कौटिल्य ने कहा कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है या फिर सही तरीके से जीवन निर्वाह करना है, सबसे पहला पुरुषार्थ इन्होंने, प्रथम पुरुषार्थ किसको बताया? इन्होंने कहा कि पहला पुरुषार्थ अर्थ होता है। अगर आपके पास इकोनॉमी आपकी मजबूत नहीं है, अर्थ मजबूत नहीं, किसी राजा की हो, किसी व्यक्ति की हो, तब वो सही तरीके से संचालन या अपने जीविका निर्वहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए खास करके कौटिल्य ने अर्थ को सर्वप्रथम रखा। अगर अर्थ आपके पास है तो आप अपने राज्य का संचालन सही तरीके से कर पाएंगे, और जब अपने राज्य का संचालन सही तरीके से कर पाएंगे तभी जीवन की इच्छाएं भी पूरी होगी, अर्थात प्रजा की इच्छाएं भी पूरी होंगी और राजा की इच्छाएं भी पूरी होंगी। अर्थात प्रथम पुरुषार्थ है, अर्थात अर्थ को अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो और भी जो अन्य पुरुषार्थ है उसके अधीन हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक, तो ये चीज हो गई। इसके अलावा इनसे लास्ट बात ये निकल करके हमारे समझ आती है इनके मूल्यांकन में कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्यों को शक्तिशाली बनाने का एक साधन था उस समय। अर्थात जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना करी, ये पुस्तक क्या कर रही थी? उस समय राज्य जो थे उनको शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। और खास करके आप देखिएगा कि इस पुस्तक के माध्यम से उस समय के बाद के जितने भी राजा आए हैं उनका दृष्टिकोण भी बदला बदला सा लगेगा पहले के राजाओं की तुलना में। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखिएगा उनका अर्थशास्त्र जो है राज्यों को शक्तिशाली बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उस समय नजर आता है। तो इस प्रकार से इनका मूल्यांकन हमने करा। ये 7 पहलू आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और एक बात और आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य जिनको पढ़ना है, हिंदी साहित्य का कोर्स ऑलरेडी मैंने लॉन्च कर दिया है, हिंदी, ठीक है, साहित्य 3rd सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का कोर्स है आपका। मात्र और मात्र कितने रुपए में भैया? 100 रुपए में कोर्स आपका लॉन्च है। आप, हमारा नंबर है 91 61 93 60 62।
ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा। जिनको भी हिंदी का कोर्स लेना है वो सेंड मतलब कि इस पर एसएमएस करिएगा कि सर हमको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना है। बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स जो है लॉन्च कर दिया, बीए सेकंड ईयर ठीक है, थर्ड सेमेस्टर, चाहे माइनर सब्जेक्ट हो चाहे मेजर हो, बीएससी में अगर है और माइनर सब्जेक्ट में हिंदी है तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी गद्य आपको भी पढ़ना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप जो है सेमेस्टर के लिए मैं आप बोलिएगा तो मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा। पहले क्या करेंगे, आप उस पर बोलेंगे तो मैं एक जो है कोड सेंड करूंगा। ठीक है, कोड सेंड करूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये यूपीआई माध्यम से, अर्थात पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जो भी आप चलाते हो उससे उस स्कैनर पर आप मात्र 100 रुपये सेंड करेंगे। बहुत कम से कम अभी भी प्राइस मैंने रखी है, नवरात्रि तक ही ऑफर था, लेकिन मैंने सोचा कि और भी आप लोगों के लिए अभी खुला रखें। ठीक है, तो आप जो है इस पर आप कर सकते हैं। ये आपको लेके आप बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर जी खुला रखिए, तो ये हमेशा खुला रहेगा, परेशान नहीं होना उसके लिए। आप जब भी चाहेंगे तो क्लासेस होती रहेंगी, और जब भी आप कोर्स लेंगे आपको सारी क्लासेस पीडीएफ सहित मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप आसानी से जब भी आपकी मर्जी होगी आप देख लीजिएगा सीरियल से। अब तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोगों को देखना तो आप देख सकते हैं। जिनको भी लेना है पीडीएफ नोट्स सहित उसमें मिलेगा आपको, तो उस पर 100 रुपये सेंड करेंगे। उसके बाद मैं तुरंत उसको ग्रुप से ऐड कर दूंगा, और जैसे ही मैं ग्रुप से ऐड करूंगा उसके बाद में ही उससे मतलब ग्रुप से ऐड कर दूंगा, और पर्सनली उसके पास में जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उसकी पीडीएफ वगैरह सेंड कर दूंगा, और उसके बाद में ग्रुप में तो आती रहेगी लगातार। ओके, तो इस प्रकार से आपको अगर कोर्स लेना तो आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत हमने जो है आर्थिक विचारों को समझा। किसके आर्थिक विचारों को समझा भाई, तो हमने जो है कौटिल्य के आर्थिक विचारों को समझा, उसका मूल्यांकन किया, और हर तरीके से उनके विचारों को हमने गहनता के साथ पढ़ा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू।